दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, थूक के चाटना। शायद ट्रंप साहब के साथ आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अभी तक एक के बाद एक जो उन्होंने बड़े डिसीजन लिए, वो अपने आप उनकी गले की फांस बनते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, अगर हो सके तो ट्रंप साहब तक एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि उनको भारत की चाणक्य नीति की किताब पढ़नी चाहिए और जो उनके एडवाइजर्स हैं उनको वो किताब कई बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गलतियां लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किए जा रहा है, मुझे लगता है कि वो गलतियों से सीख भी नहीं रहे। उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और जैसा वो चाहेंगे दुनिया वैसा ही चलेगी। इस गलतफहमी से वो जितना जल्दी बाहर आ जाएं, उतना उचित रहेगा, उतना अमेरिका के हित में होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको आप इस बात से समझिए कि जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने थे और चुनाव भाषण में वो अक्सर ये कहा करते थे, मैं 1 घंटे में यूक्रेन का जो युद्ध है वो बंद करवा दूंगा। आज कितने दिन हो गए? आज स्थिति ये है कि यूक्रेन हार की कगार पे खड़ा है। रशिया के ऊपर बीच बीच में कोई ना कोई वो आतंकवादी घटनाएं कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रशिया को हराना ना तो यूरोप के बस की बात है, ना अमेरिका के। तो फिर यूक्रेन रशिया को कैसे हरा देगा, इस बात को समझना जरूरी है। आउटकम क्या हुआ? आज पूरी तरह से यूक्रेन बर्बाद है। ट्रंप साहब सिर्फ अपनी डील करने में लगे हुए हैं, उनको रेयर अर्थ चाहिए, उनको अपने बिजनेस बढ़ाने हैं, इसलिए वो जाके, अगर हम देखें, यूक्रेन में समझौता कर रहे हैं ताकि उनकी कंपनियों को, उनकी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल मिल जाए। जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ यूक्रेन के बाद, उन्होंने यूक्रेन की तरफ शायद देखना ही बंद कर दिया। यह है स्थिति ट्रंप की। एक और मुद्दा उठाते हैं। बहुत जोर शोर से उन्होंने कहा था, मैं पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दूंगा और सब कुछ कर दूंगा, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप साहब बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ये उल्टा उन पे ही पड़ेगा। क्या होगा? अमेरिका कोई दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था जरूर है, लेकिन दुनिया 100% अमेरिका में निर्भर है, ऐसा भी नहीं है। हुआ क्या? चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी। और तब मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, कि क्या अमेरिका की गर्दन चीन के हाथ में है। क्योंकि जितनी भी बड़ी ताकतों की वो बात कर रहे हैं कि मैं हथियार सप्लाई करूंगा, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं, मेरे पास पेट्रोलियम है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, इस बात को मान लीजिए कि बगैर रेयर अर्थ के इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। वो टेक्नोलॉजी आज ऑलमोस्ट 98% अमेरिका, चाइना के पास है, और अमेरिका अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कम से कम 10 साल पीछे है। तो 10 साल तक क्या होगा? इसका सीधा सीधा असर आपको इजराइल ईरान वॉर में दिखता है। आपको पता है कि जब हम आयरन डोम की बात कर रहे थे, तब ये कहा जा रहा था कि साहब जितनी भी मिसाइलें इजराइल की तरफ आएंगी, हम सबको मार गिराएंगे। आज ये रेशो जो 98-99% हुआ करता था, घट के 65% हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि रोज ईरान की मिसाइलें जाके इजराइल के अंदर तबाही मचा रही। जब ऐसा हो रहा है, तब चिंता की बात यह है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्यों कोलैप्स हो रहा है। कारण बहुत सिंपल है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो एरो मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका से बन के आती हैं। जब वो बन के आती हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेट्स या रेयर अर्थ कंपोनेंट सर्किटरी वगैरह लगती हैं, उसकी सप्लाई चाइना ने बंद कर दी। जब सप्लाई बंद हो गई तो निश्चित रूप से जितनी मिसाइलें थी वो काफी हद तक इस्तेमाल हो गई। अपने रिजर्व्स में तो अमेरिका देगा नहीं, तो जितनी इजराइल के पास स्टॉकिंग थी वो काफी हद तक कम हो गई है। अब आप मिसाइल को बचाने के लिए अगर आप मिसाइल को नहीं चलाओगे, तो दुश्मन की मिसाइल तो आके आपके सिर पे गिरेगी। यही हो रहा है।
कि आप अपनी मिसाइल बचाने के चक्कर में हो, अपनी इन्वेंट्री बचाने के चक्कर में हो, दूसरी तरफ लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें आकर इजराइल में तबाही कर रही थी। इससे जो घबराहट हुई पूरे इजराइल और इजराइल के वेल विशर्स में, जो अमेरिका में बेस्ड हैं, उनको ये लगा कि ऐसे तो पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा, क्योंकि कितने दिन आप लोगों को बंकर में भेजेंगे? 12 दिन तो हो गए। 12 दिन बाद जब लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग टूटी हुई है। अगर एक बिल्डिंग टूटी हुई है तो उसके आसपास जितनी बिल्डिंग है उन सबके कांच के दरवाजे शीशे सब टूटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उन घरों में रहेगा कौन? तो कुल मिला के स्थिति ये थी कि एक एक करके जितनी भी इमारतें थी, या तो वो फिजिकली डैमेज हो रही थी या रहने लायक नहीं बच रही थी। उसमें चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या रेजिडेंशियल हो। अब खुल के तो ये बोला नहीं जाएगा कि साहब सीज फायर कर लीजिए, तो ट्रंप साहब को कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना था। अब वो क्या था, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जब बात हम करें ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर में एक दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के, उन्होंने कहा ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, हमको क्या करना है। लेकिन जैसे ही 10 मिसाइलें जाके 10 इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और एयरपोर्ट पे गिरी, अमेरिका ने जो वहां पे अपना तामझाम छुपा रखा था, जो दुनिया को बताया नहीं था, अफगानिस्तान से शिफ्ट करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टोर कर दिया था। जब वहां पे उन डंपिंग एरिया पे जब मिसाइलें गिरनी शुरू हुई, अमेरिका दौड़ के रातों रात आया कि साहब सीज फायर कर लीजिए। यही स्थिति अब कतर के साथ हो रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है मिडल ईस्ट के अंदर कतर में। वहां से पूरे मिडल ईस्ट पे ये कब्जा करना चाहते हैं, एक हिसाब से धमकाना चाहते हैं। ईरान ने पहले ही कतर को बोल दिया कि देखिए ये लोग यहां से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर यहां से फ्यूल टैंकर जा जाके रिफ्यूलिंग करेंगे तो इजराइल अपना जो आरोप, जिसको वो कहते हैं आक्रमण है, वो नहीं रोक पाएगा। अगर इजराइल को रोकना है तो रास्ते में जो ऑन एयर मिड एयर जो रिफ्यूलिंग होती है उसको रोकना होगा। इसके लिए जहां जहां पे भी अमेरिका के टैंकर्स हैं उस एरिया को खाली करवाना होगा, और सबसे नजदीक था कतर। इसीलिए कतर के एडमिनिस्ट्रेशन को पहले बता दिया गया कि हम आक्रमण करेंगे, आप चाहो तो अमेरिका को बता दो। अमेरिका को जैसे ही बताया, उन्होंने अपने जो हवाई जहाज वगैरह थे वो दाएं बाएं किए, उसके बाद आक्रमण हुआ। जैसे ही अटैक हुआ, अब समझ में बात ये आ गई कि अब इजराइल के हवाई जहाज तो उड़ नहीं सकते क्योंकि रिफ्यूलिंग होगी नहीं, और उधर से ईरान लगातार मिसाइलें दागता रहेगा, तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। तुरंत ये लगा कि भाई जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में कहा था सीज फायर, अब दूसरी तरफ रशिया को कहा था सीज फायर, तीसरी तरफ ट्रेड के अंदर चाइना को बोला सीज फायर, अब तुरंत उन्होंने ईरान को बोला सीज फायर। भाई और नुकसान ना हो, इजराइल पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। जो अभी तक हमने एक इजराइल की इमेज बनाई थी कि वो सबसे शक्तिशाली देश है, अब वो स्थितियां हाथ से निकलती जा रही। कारण बहुत सिंपल है, अभी तक टेक्नोलॉजी की मोनोपोली शायद अमेरिका और यूरोप को लगता था उनके पास है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की टेक्नोलॉजीज और मेड इन इंडिया जो एरो डिफेंस सिस्टम था, इसको अगर हम देखें तो पूरी दुनिया इस समय ताज्जुब में है कि ये इतना सटीक सिस्टम भारत ने बना कैसे लिया। और दूसरी तरफ ब्रह्मोस, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं। तो दोनों तरफ से पिटने से अच्छा है सीज फायर। यही हाल इस समय ईरान इजराइल युद्ध में है। तो ट्रंप साहब ने बोल दिया कि साहब हम सीज फायर चाहते हैं। अब सवाल यह था, कभी उन्होंने बोला कि नहीं हमारा पर्पस न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, रिजीम चेंज था। और जब लोगों ने सवाल किया भाई रिजीम चेंज तो हुई नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा प्रोग्राम रिजीम चेंज नहीं था, न्यूक्लियर प्रोग्राम था। दोनों स्थिति के अंदर आज स्थिति यह है कि अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं। तो अब ये बहानेबाजी करके यही कहेंगे कि साहब हमने तो देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ दिया, जो उनके प्रोसेसिंग फैसिलिटीज थी, जो भी उन्होंने रिफाइनिंग की थी यूरेनियम वगैरह की, अब तो वो सब मिट्टी में दब गया है, अब वो हमें टेंशन रहा नहीं।
और जब हथियार न्यूक्लियर हथियार नहीं रहा तो फिर हमें रेजिम चेंज करने के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दोनों कहानियां अब अमेरिका की तरफ से दुनिया को सुनाई जाएंगी। हकीकत ये है कि कोई मूर्ख नहीं है जो अपने वैल्यूएबल एसेट्स को अमेरिका की बमबारी के लिए छोड़ दे। तो तुरंत वहां से ईरान ने सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल थे वो निकाल लिए। अब आप पत्थरों पे सिर मारते रहिए, कुछ नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ रिजिम चेंज करने के लिए आपके पास एक ऑपोजिशन होना चाहिए। ईरान में ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, अगर आप जाके वहां के सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हो तो आपको वहां जमीन पे उतरना तो पड़ेगा। जैसे आपने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करके फांसी पे लटका दिया, ऐसा कुछ तो आपको ईरान में भी करना पड़ेगा। क्या अमेरिकन सोल्जर्स की इतनी हिम्मत है कि वो जाके ईरान में उतरे और वहां की सरकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें? क्या यह संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए दोस्तों, एक के बाद एक ट्रंप साहब के सारे जो दावे हैं या जो उनकी चालें हैं वो सब उल्टी पड़ रही। कुल मिला के अब वो हर बार एक नई कहानी बनाते हैं और एक नया नैरेटिव दुनिया को देने की कोशिश करते हैं कि वो अभी भी सही हैं और दुनिया गलत है और जो वो कर रहे हैं वो सही है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप साहब कभी ये मानेंगे नहीं कि हाँ उनकी गलती है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मान लिया तो जो वो एक अपनी इमेज बना रहे थे वर्ल्ड लीडर की, वो तो वैसे ही धराशायी हो जाएगी। तब ऑफिशियली धराशायी हो जाएगी। और जहां तक अभी की बात है, मेरे ख्याल से जितने भी अमेरिका के एडवर्सरीज हैं और जिनको अमेरिका तंग कर रहा है, वहां की राजधानियों में चाय पर या कॉफी पर लोग बैठ के ट्रंप का मजाक ही उड़ा रहे होंगे कि क्या अजीब सी हरकत कर रहा है एक इतना बड़ा राष्ट्रपति। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। अपने जो सिपा सलाहकार हैं, जो मंत्रिमंडल है, उनको बोलना चाहिए इसको रोज पढ़ो, शायद उनका दिमाग लॉजिकल चलना शुरू हो। और रही बात कि ट्रंप की बातें लोग क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि सोशल मीडिया इज मोर पावरफुल। वो पहले ही फैक्ट्स एनालाइज करके ट्रंप बोले उससे पहले ही दुनिया उनका मतलब समझ जाती है और उनकी बात को डिस्काउंट कर देती है। ये आज वस्तु स्थिति है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसीलिए मैंने कहा कि अब ट्रंप साहब के एक के बाद एक मुश्किलें हैं। अब इनके अच्छे दिन कब आएंगे? अब ज्यादा से ज्यादा ये जो करेंगे, ये छोटे देशों पे टैरिफ को लेकर, जिसको कहते हैं ना कि हाथ मरोड़ के काम कराने की कोशिश करें। क्या ये सफल होंगे? अगर ये ऐसा करेंगे तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अमेरिका की उसमें राजनीति और आर्थिक स्थिति पे आएगा, क्या इसका आकलन किया है ट्रंप ने? मुझे लगता है जिस तरह से ये टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, ये वो आग है जिससे ट्रंप का अपना ही घर जलेगा। देखते जाइए और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के जितने डिसीजन है वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।